गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मधुसूदन मिश्रा अगेन विद यू। और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए। ठीक है सर? बिल्कुल सर। सीए फाइनल का बेटा पेपर मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया है। हालांकि अभी उन्होंने आंसर्स इशू नहीं करे हैं, बट स्टिल मैं इसे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर कोई आंसर डिफर करता है तो अपन बाद में देख लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, पूरी ताकत इस वक्त आपने अपनी लगा रखी होगी। बेटा हमें 18 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। एक दिन भी वेस्ट मत जाने देना। मैं कहूंगा बेटा एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा भी 1 आवर भी आपका खराब नहीं जाना चाहिए। इस वक्त आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो लेक्चर देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लेक्चर बेटा जहां पर क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। अब आपका थ्योरी रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक बार नहीं बेटा, दूसरी बार या तीसरी बार इस वक्त आपका रिवीजन चलना चाहिए। ठीक है? हाँ, थ्योरी रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। इस वक्त सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने क्या बोला? क्वेश्चंस। हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने आपको चालू कर देने हैं। पास्ट अटेम्प्ट के पेपर, ये जो मॉक टेस्ट पेपर मैं करवा रहा हूं, ये जहां पर भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप निकालोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है? जितनी थ्योरी पढ़ ली उतनी पढ़ ली, बुक्स जितनी पढ़ ली उतनी पढ़ ली। अब बुक्स और थ्योरी पे ज्यादा ध्यान मत दो। जितना पढ़ लिया उसको कोशिश करो कि क्या आप उसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो, क्या जो आपने पढ़ा उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन ही आएगा, समझो, थ्योरी नहीं आएगी, क्वेश्चन आएगा। चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। इवन थियोरिटिकल सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन ही आएगा जिसको लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे लॉ है, ऑडिट है, तो ऑडिट जितनी याद करनी थी कर ली बेटा। अब देखो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्या आप क्वेश्चन लिख पा रहे हो, क्या क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हो। उसका टेस्ट करना चालू कर दो, मतलब अपने आप का टेस्ट लेना इस वक्त आपको चालू कर देना चाहिए। ठीक है सर? बिल्कुल। चलो बेटा बिना टाइम वेस्ट करे अपन चालू करते हैं फटाफट से ये पेपर। स्टार्टिंग में बेटा आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं हर बार की तरह। वर्किंग नोट जो है वो पार्ट होना चाहिए आंसर का। और बेटा सारे के सारे अजम्पशन, अगर आपको कोई सूटेबल अजम्पशन लेना है तो वो ले सकते हो। जो लो है वो बेटा 30 अप्रैल तक अमेंडेड होना चाहिए। कस्टम्स एक्ट का भी 30 अप्रैल तक अमेंडेड होना चाहिए। और जो रेट है बेटा वो हाइपोथेटिकल रेट है, उनका एक्चुअल रेट से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे आपके हर बार की तरह क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्वेश्चन चालू होने से पहले, क्वेश्चन पेपर चालू होने से पहले। अब आपके पास है बेटा स्टार्टिंग में, जैसा कि आप जानते हो, 30 मार्क्स के आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 70 मार्क्स के आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के कॉम्बिनेशन में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। चालू करें? चालू करो। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, विलियम एंड सन्स। क्या आ रहा है? विलियम एंड सन्स। आपको दिख रहा है बेटा? हाँ, विलियम एंड सन्स is a registered partnership firm engaged in manufacturing activity in the state of राजस्थान। बेटा हमारे स्टेट में, राजस्थान के स्टेट में ये रजिस्टर्ड है। विलियम एंड सन्स नाम की एक पार्टनरशिप फर्म, क्या बोला मैंने, एक पार्टनरशिप फर्म। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फॉर अंडरटेकन बाय डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस ने फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस किए। कौन कौन से ट्रांजेक्शंस किए बेटा? इंट्रा स्टेट सेल। क्या करा बेटा? बोलो सारे बच्चे। इंट्रा स्टेट सेल मतलब राजस्थान के अंदर ही सेल करा 10 लाख रुपए का। आउट ऑफ सच सेल 5 लाख रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स वर लाइबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%। ठीक है? और बैलेंस, बैलेंस कितना बेटा बेचा? 5 लाख। बैलेंस कितना बचा बेटा? 5 लाख। ठीक है? हाँ, तो क्योंकि देखो टोटल 10 लाख था, 10 लाख में से 5 लाख का गुड्स अगर 28% के लिए लायबल है, तो बचा हुआ 5 लाख का गुड्स कितने के लिए लायबल होगा? 18% के लिए लायबल होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला पॉइंट आ रहा है इंट्रा स्टेट परचेज। बेटा यहां पर मैंने क्या करी थी? इंट्रा स्टेट सेल, सेल पर आउटपुट लायबिलिटी आती है, परचेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। क्या बोला? सेल, सेल पर आउटपुट लायबिलिटी आती है, परचेज, परचेज बेटा आईटीसी आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहां पर मैंने बेटा 10 लाख की परचेज करी है और मेरी पूरी की पूरी परचेज 28% से। बेटा ये देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कुछ ना कुछ। बोलो क्या स्ट्राइक होना चाहिए बेटा? लेकर 28% से आ रहा हूं, लेकर 28% से आ रहा हूं, लेकिन देते वक्त एक रेट तो 28% ही है। देते वक्त, बेचते वक्त एक रेट तो 28% ही है, लेकिन बेटा एक रेट 28% नहीं 18% ही है। कुछ स्ट्राइक हुआ क्या? कुछ स्ट्राइक हुआ क्या? इनपुट पे रेट ज्यादा है, आउटपुट पे रेट कम है। कुछ स्ट्राइक हुआ? हाँ सर स्ट्राइक हुआ। क्या स्ट्राइक हुआ? IDS। बिल्कुल सही बेटा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं यहां पर आपका क्या एक्यूमुलेट होगा? आईटीसी एक्यूमुलेट होगा, पूरा आईटीसी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। सेक्शन नंबर 54 सब सेक्शन नंबर 3, बोलो मेरे साथ, सेक्शन नंबर 54 सब सेक्शन नंबर 3 दिख रहा है, प्रैक्टिकल केस दिख रहा है। देखो परचेज करके ला रहा हूं और मेरी पूरी परचेज पर मजे की बात, यहां पर भी बेटा मैंने 10 लाख का माल बेचा था, लेकिन 10 लाख का माल जो मेरा बिका था वो 2 रेट से बिका था, 28% से 5 लाख का, 18% से 5 लाख का। लेकिन जब मैं खरीद के लाता हूं तो पूरा का पूरा बेटा जो खरीद है वो 28% से ही टैक्स होती है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगला पॉइंट पढ़े। हाँ सर,
WS intended to transfer the business. बेटा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस रूल नंबर 41 18(3) सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 3 एज अ गोइंग कंसर्न टू मॉर्गन एंड सन्स। बेटा WSMS को अपना बिजनेस ट्रांसफर करना चाहता है, बोलो WSMS को अपना बिजनेस ट्रांसफर करना चाहता है 31 जुलाई को। कितनी तारीख को? 31 जुलाई को। इंटेंडेड टू मतलब करने की इच्छुक है। क्या है? इच्छुक। एज पर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, बेटा अगर ट्रांसफर होता है तो WS ट्रांसफर करेगा अपनी सारी की सारी बिजनेस एसेट्स जो कि 50 लाख की है, ठीक है, और सारी की सारी लाइबिलिटीज बेटा जो कितने लाख की है, जो आपके पास में 60 लाख की है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। WS ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर पर उसने गिफ्ट दिया 50,000 का, फिक्स 50,000 का। इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000, बेटा 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा। शेड्यूल 1 3 एम्प्लॉइज को एज रिवॉर्ड्स टुवर्ड्स देयर सर्विसेज टू दी फर्म। ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय को बेटा कितने एम्प्लॉय को? 3, तो टोटल कितना पे हो गया होगा बता सकते हो? हाँ सर 1,50,000 टोटल बेटा गिफ्ट का अमाउंट होगा। क्या टोटल अमाउंट से कोई लेना देना होता है? नहीं, टोटल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। गिफ्ट होता है पर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ना कि एम्प्लॉइज। एस नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है बेटा, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई। यानी सिंगल एम्प्लॉय को आप 50,000 तक का गिफ्ट दे सकते हो। टोटल मिलाकर हमें 1,50,000 नहीं देखना, क्योंकि वहां लिखा है एम्प्लॉय ना कि एम्प्लॉइज। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, बेटा सितंबर आ गया। कहां बात चल रही थी? जुलाई की बात चल रही थी। अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया। MS रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द ऑथोरिटीज। MS बोले तो जो नई फर्म है बेटा, जिसको अपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, उसको नोटिस आया ऑथोरिटीज से कि आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 5 लाख रुपीज की, पर्टेनिंग टू द पीरियड बिफोर द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय WS। बेटा यानी जुलाई से पहले की। देखो जुलाई के बाद क्या हुआ? जुलाई के बाद बिजनेस ट्रांसफर हो गया। इधर आओ सारे बच्चे, इधर आओ। ये देखो ये टाइमलाइन है। हाँ सर ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन पर बेटा अगर ये 31 जुलाई था, अगर ये 31 जुलाई था, तो इसके पहले का पीरियड किसका होगा? WS का। और इसके बाद का पीरियड किसका होगा? MS का। बेटा ये होगा WS का और ये होगा MS का। जो लाइबिलिटी आई है बेटा, जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आई है ऑर्डर के अंदर, जो ऑर्डर के अंदर, जिस नोटिस के अंदर, जो नोटिस के अंदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आई है, वो किस पीरियड से पर्टेन कर रही है? वो पीरियड बेटा ये वाला पीरियड, देखो ये वाला पीरियड। और आई किसके पास? MS के पास। पिछले पीरियड से पर्टेन कर रही है, मतलब जो ट्रांसफर हुआ था ना उससे पहले पीरियड से पर्टेन कर रही है। सच लाइबिलिटी वॉज डिटरमाइंड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। मैंने कहा ना बाद में डिटरमाइन हुई है, ट्रांसफर होने के बाद में। फॉर दिस पर्पस अज्यूम दैट ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। 18(3) एक्चुअल में बेटा पूरी तरीके से एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, 18(3) एप्लीकेबल हुआ। जो MS है उसने नया रजिस्ट्रेशन लिया होगा, और जो पिछले वाले WS उसने फाइनल रिटर्न फाइल करा होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया होगा, और पूरा का पूरा ITC बेटा ट्रांसफर हुआ होगा। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा सर। और इसने क्या किया होगा? एक्सेप्ट किया होगा MS ने जो नया बेटा बिजनेसमैन है उसने यहाँ पर जो पुराना ITC उसके यहाँ शो हुआ होगा, वो उसने वहां पर पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट किया होगा, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो गया होगा। पक्का? पक्का सर। द बैलेंस ऑफ ITC अवेलेबल ऑन 1 जुलाई इज नील। बेटा जो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस बोलते ना अपन, ओपनिंग बैलेंस ITC का ओपनिंग बैलेंस वो कितना है? नील, वो 0 है। 1 जुलाई को, 31 जुलाई को हुआ ट्रांसफर, तो 1 जुलाई यानी महीने की शुरुआत में, टैक्स पीरियड की शुरुआत में जो ओपनिंग ITC का बैलेंस था वो 0 था। एप्लीकेबल जो रेट है बेटा केस सिनेरियो के अंदर, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जहां पर अदरवाइज दे रखा है वो माना जाएगा, और अगर कहीं पर नहीं दे रखा है तो वहां पर क्या माना जाएगा? 9%, 9% और 18%। ठीक है? हाँ सर। अज्यूमिंग ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST वेर एवर एप्लीकेबल। बेटा ऊपर जितने भी अमाउंट दे रखे हैं आपको, 10 लाख दे रखा है ना? हाँ सर, 5-5 लाख दे रखा है, 10 लाख दे रखा है, 50,000 भी दे रखा है। ये सब क्या है बेटा? एक्सक्लूसिव ऑफ GST, इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। बेसिस द अफोरसेड केस सिनेरियो प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा ये जो अपन को दिया ये क्या था? एक केस था। इसको बोलते हैं बेटा केस बेस्ड MCQs। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आया हूं बेटा, CA फाइनल वाले बच्चों के लिए मैं सारे के सारे केस बेस्ड MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए थे। और उसके अलावा बेटा CA इंटर वाले बच्चों के लिए भी मैं पूरा का पूरा डिस्कशन MCQs के ऊपर कर चुका हूं। तो मैं MCQ को लेकर बेटा आपके CMA वाले बच्चों के लिए जो MCQ बुक होती है, MCQ की पूरी बुक होती है, बिट क्वेश्चन, वो भी सॉल्व करवा चुका हूं। तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है? हाँ सर। MCQs को लेकर बेटा मैं इतने लेक्चर डाल चुका हूं कि MCQ कोई छूटना नहीं चाहिए आपका। केस बेस्ड जो बोलते हैं बेटा, इसको मैं केस बेस्ड बोलूंगा, और केस बेस्ड के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। तो बेसिस अफोरसेड केस सिनेरियो प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ग्रॉस GST लाइबिलिटी, देखो क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है ग्रॉस GST लाइबिलिटी बता दो विदाउट सेट ऑफ ITC सेट ऑफ नहीं कराना। ग्रॉस का मतलब भी क्या होता है बेटा? एक होता है नेट ITC लेस करने के बाद, एक होता है ITC लेस करने से पहले, जिसको अपन बोलते हैं ग्रॉस, ऑफ WS फॉर द मंथ ऑफ जुलाई।
जुलाई महीने के लिए बेटा मुझे क्या बतानी है, ग्रॉस लाइबिलिटी बतानी है डब्ल्यू की। तो बड़ा आसान है बेटा, इसका मतलब तो सिर्फ क्या करना है, आउटपुट लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है, स्टेप नंबर 1। ये बेटा मेरा कैलकुलेटर तैयार है, आपका तैयार है? हाँ सर आपका तैयार है। 5 लाख पे बेटा 28% से लगाओगे, हाँ, और बचे हुए 5 लाख पे बेटा कितने परसेंट से लगाओगे, बोलो बोलो बोलो, 18% से लगाएंगे सर। वेरी गुड, सारे बच्चे बच्चे होशियार हैं। 2,30,000, 2,30,000, बहुत बढ़िया बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2,30,000 कुछ भी नहीं था, आउटपुट लाइबिलिटी निकालनी थी। 5 लाख पे क्या लगा दिया, 28%। वैसे बेटा इसको सॉल्व नहीं करना होता, ये एमसीक्यूज है, आपको केएलसी पे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। और बाकी 5 लाख पर क्या लगा दिया मैंने मालिक, 18% लगा दिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू एमएस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू एमएस। बेटा 31 जुलाई को जब हम बिजनेस ट्रांसफर करेंगे तो कितना आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, रिटर्न कब भरेंगे जुलाई महीने का? अगर डब्ल्यूएस रिटर्न भरता तो कब भरता? 3B, 3B भरता, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, सेट ऑफ कराते हैं। वो कब भरता? जुलाई का अगस्त में, 20 अगस्त तक। हाँ सर 20 अगस्त तक। बेटा 31 बीच में ही क्या हो गया, बीच में ही क्या हो गया, 31 जुलाई को ट्रांसफर हो गया। ओ मतलब क्या सेट ऑफ हो पाया होगा? नहीं सर सेट ऑफ नहीं हो पाया होगा, यानी लाइबिलिटी भी गई और एसेट यानी आईटीसी भी गई। तो एक होता है आईटीसी जिसको अपन एसेट बोलते हैं बेटा, क्योंकि क्रेडिट है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये हमारी एसेट होती है। तो ये भी ट्रांसफर हो गई। तो वो यही पूछ रहा है कि कितनी आईटीसी ट्रांसफर हो गई। वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे यही पूछ रहा है कि आपकी कितनी बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो गई। तो बेटा जितना भी क्रेडिट पड़ा था वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस था क्या कुछ? नहीं सर ओपनिंग बैलेंस निल था। ये देखो बेटा मैंने आपको मार्किंग करवाई थी, ओपनिंग बैलेंस क्या था, निल। तो ओपनिंग तो था ही नहीं। तो ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, और टैक्स पीरियड क्या है, जुलाई का महीना। तो जुलाई के महीने में कितना मैंने परचेस करा, बस वही मेरी आईटीसी बन जाएगा बेटा। परचेज है मेरे पास 10 लाख की, और पूरी की पूरी परचेज बेटा 28% से हुई है, यानी 2,80,000 मेरा क्या बन जाएगा, यहां पर बोलो 2,80,000 मेरा क्रेडिट बन जाएगा। क्या परचेज करा है, गुड्स वर्थ ₹10 विच इज लाइबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%। बिल्कुल सर, ये मेरा पूरा का पूरा यहां पर आपका बन जाएगा। लेकिन बेटा मेरे को ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखो मेरे पास 2,80,000 बेटा ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब मैं कहूंगा बेटा कहीं ना कहीं यहां पर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी बेटा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो टाइमलाइन अगर आप बनाओगे बेटा, टाइमलाइन अगर आप बनाओगे, ये देखो, तो मुझे बताओ कि कहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है बेटा, 31 जुलाई को, 31 जुलाई को। यहां पर बेटा ऑप्शन जो दे रखे ना 25,000 50,000, ये मेरे को समझ में तो आ गया कि इन्होंने क्या करा है। इन्होंने क्या करा है मुझे समझ में आ गया, इन्होंने सेट ऑफ कराने के बाद जो आईटीसी बचा, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ कराने के बाद जो आईटीसी बचा उससे ट्रांसफर करा है। हालांकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि बीच में ही बिजनेस का ट्रांसफर हो चुका था। बेटा अगर मैं सेट ऑफ कराता तो सेट ऑफ कब कराता, मैं 20 अगस्त को सेट ऑफ कराता। क्या 20 अगस्त आई क्या? 20 अगस्त तो आई नहीं ना, तो 20 अगस्त तो आई ही नहीं, और 20 अगस्त नहीं आई, 20 अगस्त से पहले अगर बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो बेटा आईटीसी भी अकॉर्डिंगली जो 31 जुलाई को जो आईटीसी खड़ा होगा मेरी किताबों में वो ट्रांसफर हुआ होगा ना। जो 31 जुलाई को मेरी बुक्स में आईटीसी आ रहा होगा बेटा वो ट्रांसफर हुआ होगा। और वो बेटा ओपनिंग बैलेंस निल था। इधर सुनो, ओपनिंग बैलेंस निल है तो बेटा ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड जो परचेज आपने करी है उस परचेज के ऊपर जितना आईटीसी आपका बना है वही तो ट्रांसफर हुआ होगा। तो द आंसर इज नीड टू बी 2,80,000, क्योंकि सर 28% का रेट है, 10 लाख की परचेज है। बट इन्होंने क्या करा, अपना यहाँ लाइबिलिटी कितनी आई थी, 2,30,000, आगे ना, हाँ सर अपनी लाइबिलिटी कितनी आई थी, 2,30,000, और ये क्रेडिट कितना आया, 2,80,000। तो बेटा 2,80,000 में से 2,30,000 जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना क्रेडिट बच जाएगा, 50,000 का क्रेडिट बच जाएगा, और वही 50,000 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने बेटा यहां पर ये मान के चला अजम्पशन लेकर कि ये इन्होंने सेट ऑफ करा लिया, और सेट ऑफ कराने के बाद जो बची हुई थी उसको ट्रांसफर किया। हालांकि अगर टाइमलाइन पे बिछाओगे इस चीज को, टाइमलाइन पर सेट करके देखोगे तो आपको गड़बड़ नजर आएगी, क्योंकि 31 जुलाई 20 अगस्त से पहले आ जाता है और सेट ऑफ करने की डेट होती है 20 अगस्त। आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और जो इंस्टीट्यूट ने करा है वो भी क्लियर हो गया होगा। आगे चले, हाँ सर अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, सपोज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू एमएस। अगर एमएस को बेटा बिजनेस का ट्रांसफर नहीं हुआ होता, मान के चलो, तो वो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइंग इन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर इफ एनी विच कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड बाय डब्ल्यूएस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बेटा 54(3) की बात कर रहा है ये, सेक्शन नंबर 54 सब सेक्शन नंबर 3 की बात कर रहा है कि अगर बिजनेस से ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो बेटा आई इनपुट, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर, आईडीएस 89.5 लगता है बेटा रूल, याद करो 89.4 में क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई, 89.5 में क्या होता है, आईडीएस इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर।
जहां पर आपके पास पीछे से रेट लगकर आता है ज्यादा और आगे रेट लगता है कम, तो 50,000 का अमाउंट ही बेटा एज आईएसडी आप क्लेम कर पाते हैं। क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा कितना बचता मेरे पास, अगर बिजनेस ट्रांसफर नहीं होता तो मेरे पास कितना बचता बेटा, मेरी जो आउटपुट लायबिलिटी उसमें से मैं अपनी आईटीसी सेट ऑफ करा लेता, और सेट ऑफ कराने के बाद मेरे पास में कितना बचता, 50,000 ही बचता। हाँ सर, तो 50,000 का मैं रिफंड ले लेता। 50,000 का मैं रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 रीड विद सेक्शन नंबर 54(3) में क्या ले लेता, रिफंड ले लेता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऑप्शन क्या दे रखे बेटा, सिंस WS इज मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ 28% ऑल्सो द बैलेंस क्रेडिट कैन शेल बी कैरी फॉरवर्ड। एक बात हो बेटा, अगर मैं 28% भी साथ में सप्लाई कर रहा हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने ऊपर डायग्राम बना के दिखाया ना आपको, ये देखो, अगर मैं साथ में 28% भी ट्रांसफर करता हूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। ऑप्शन बी ये दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑप्शन भी बोला, और नहीं नहीं सर 28% की सप्लाई भी कर रहे हैं, 28% की सप्लाई कर रहे हैं तो वहां यूज हो जाएगा। बेटा कभी यूज नहीं होगा, 18% वाला डिफरेंस हमेशा बचेगा, हमेशा बचेगा, और वो एक्यूमुलेटेड होता रहेगा, वो हमेशा बेटा एक्यूमुलेट होता रहेगा। समझो बात को, आप 28 से 28 तो सेट ऑफ करा लोगे, बट पूरा थोड़ा बिक रहा है बेटा, कुछ जो है वो 18% से भी तो बिक रहा है, तो जितना 18% से बिक रहा है बेटा उसका तो हमेशा के हमेशा आईटीसी एक्यूमुलेट होगा, उस आईटीसी को एक्यूमुलेट होने से आप नहीं रोक सकते बेटा, और उसका रिफंड तो यहां पर देना पड़ेगा। क्योंकि 54(3) ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता कि अगर आपके दूसरे रेट भी आ रहे हैं आउटपुट में दूसरे रेट आ रहे हैं तो बेटा, मतलब जैसे ज्यादा रेट आ रहा है या बराबर का रेट आ रहा है तो हम आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोलता 54(3), बिल्कुल भी बेटा ऐसा 54(3) नहीं बोलता। आई होप, हाँ जी बेटा समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब आगे चले, हाँ सर आगे चलो, आगे क्या दे रखा है, हु इज लाइबल टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ नोटिस रिसीव्ड बाय एमएस इन द मंथ ऑफ सितंबर। बेटा बड़ा सिंपल था ये तो, उस वक्त देखते ही अपन ने पता लगा ही लिया था कि अगर ऐसा होता है तो सेक्शन नंबर 65 एप्लीकेबल होता है। क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 65 बेटा यहां पर एप्लीकेबल होगा, और सेक्शन 65 के हिसाब से आपको पता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली होती है। क्या होती है, जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब पहले वाले की और बाद वाले की जॉइंटली एंड सेवरली दोनों लायबल होंगे बेटा, डब्ल्यूएस भी लायबल होगा और एमएस भी यहां पर लायबल होगा। तो हु इज लायबल टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने के लिए कौन लायबल है, 5 लाख की बेटा, तो दोनों लायबल है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी लायबिलिटी ऑफ एमएस ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ, नहीं बेटा आंसर डी करेक्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है, एमएस एंड डब्ल्यू जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। सेक्शन का कौन सा रेफरेंस लिया बेटा अपन ने, सेक्शन 65 का यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल था बेटा। 65 सीधी सीधी सी बात होता है कि अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हुआ है तो दोनों के दोनों लायबल रहेंगे, अगर कोई भी बाद में डिमांड निकल कर आती है जो पिछले पीरियड से रिलेट करती है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं सिर्फ पिछले वाला या सिर्फ बाद वाला, दोनों जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है मालिक। सपोज देयर इज नो ट्रांसफर, बेटा ये एक एक एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, आई होप आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बोलो आई क्या, नहीं सर नहीं आई। आगे चलें, आगे चलो, आगे आ रहा बेटा 5th, सपोज WS ट्रांसफर्स द बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न and transfers all the assets and liabilities of such business for a lump sum amount to MS, the transaction shall be, बेटा अगर ऐसा गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता और लम सम ट्रांसफर होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता। याद करो 12/2017 का एंट्री नंबर फर्स्ट, पहली एंट्री है सर, 12/2017 CTR, याद आया, हाँ सर। आपका एग्जामिशन नोटिफिकेशन बेटा, आपका एग्जामिशन नोटिफिकेशन जिसके अंदर गोइंग कंसर्न एंट्री नंबर 1 ही है बेटा, कि अगर कभी भी कोई भी बिजनेस ऐसे गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है, एंट्री नंबर 1 नहीं है बेटा, एंट्री नंबर 2 है। एंट्री नंबर बोलो कौन सी है, एंट्री नंबर 2 है, याद आया। हाँ एंट्री नंबर 1 कौन सी, चैरिटेबल ट्रस्ट वाली, हाँ कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है तो वो एग्जेम्प्ट है। और एंट्री नंबर 2 है बेटा आपके गोइंग कंसर्न की, बिजनेस अगर ऐसे गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है तो वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा बेटा, उसके लिए यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो बताओ। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल द वे वेरी क्लियर बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसे स्टफ था। पढ़ते टाइम आपको लग सकता है एक बार के लिए कि क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, बट हमने तो पढ़ते वक्त ही फिल्टर कर लिया। इसलिए कहता हूं मैं, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त क्या करते चलो, फिल्टर करते चलो, वहीं पर ही डेटा निकालते चलो, वहीं पर ही सेक्शन लिखते चलो, वहीं पर ही देख लो कि क्या क्या केस बन रहा है जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि पूरा जीएसटी बेटा आप एग्जाम में पढ़कर जा चुके हो, समझ रहे हो। जब आप एग्जाम में बैठे रहे हो ना, उस वक्त आप पूरा जीएसटी पढ़ चुके हो। तो अगर ऑलरेडी आप जीएसटी पढ़ चुके हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ते वक्त वो जीएसटी के प्रोविजन बेटा रिकॉल होने चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको ऑप्शंस देखते वक्त। पक्का, हाँ सर पक्का। केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त, केस पढ़ते वक्त अपने आप पेंसिल लो बेटा हाथ में और फिल्टर करते चलो कि सर अच्छा ये डेटा दिया, ये यहां काम आएगा, ऐसा एक प्रोविजन था,
जैसे अपन ने देखा था यहाँ आईएसडी अपन ने पहले निकाल लिया था बेटा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आईडीएस, वो अपन ने पहले निकाल लिया था क्योंकि अपन को आइडिया लग गया था। फिर देखो यहाँ पर बोला था कि 5 लाख का नोटिस आ गया, तो आइडिया लग गया था साहब जो लाइबिलिटी होगी दोनों की होगी, क्योंकि पिछले पीरियड से क्या कर रहा है, ये देखो पिछले पीरियड से परटेन कर रहा है, तो क्योंकि पिछले पीरियड का है और बाद में बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो सेक्शन 65 एप्लीकेबल हो गया। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ लेनी है। आगे चले, हाँ सर आगे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन बेटा, मैसर्स केएलएम लिमिटेड इज अ लार्ज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र हैविंग सिंगल जीएसटीएन। देखो एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग हाउस है बेटा केएलएम लिमिटेड और सिंगल जीएसटीएन इन्होंने यहां पर ले रखा है। एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ बुक्स, लेटर कार्ड्स, एनवेलप्स। अब देखो मैंने कहा ना, अब इसको पढ़ते बेटा मुझे समझ में आ गया। देखो अगर आपने जीएसटी अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आपका दिमाग में स्ट्राइक हो जाएंगे प्रोविजंस। बेटा ये सर्कुलर से आया हुआ है और ये सर्कुलर सप्लाई चैप्टर वाला है, याद करो था कि नहीं था, प्रिंटिंग से रिलेटेड सर्कुलर याद करो, प्रिंटिंग हाउस, एनवेलप, गाइड्स, लेटर कार्ड, याद आया। जहां पर बेटा वो होता है कंपोजिट सप्लाई है, जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई किसकी है, गुड्स की या सर्विस की, याद करो, याद आया, हाँ सर याद आ गया। एंड रेफरेंस मटेरियल, केएलएम लिमिटेड हैज फ्रंट ऑफिस इन मुंबई एंड नागपुर फॉर रिसीविंग दी ऑर्डर्स। मतलब बेटा महाराष्ट्र के अंदर ही एक होता है, देखो इधर सारे बच्चे देखेंगे, एक होता है बेटा मुंबई और एक होता है बेटा नागपुर। ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर ही हैं क्या, हाँ सर अंदर ही है, अलग अलग तो नहीं है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा सिंगल जीएसटीएन। सिंगल जीएसटीएन मतलब महाराष्ट्र के ऊपर एक ही जीएसटीएन इन्होंने ले रखा है, नागपुर ब्रांच का अलग नहीं है, मुंबई फ्रंट ऑफिस का अलग नहीं है। ऑर्डर्स आर सप्लाइड टू फ्रंट ऑफिस और सप्लाइड टू रेसिपिएंट डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर फ्रॉम वर्कशॉप लोकेटेड एट नागपुर। और बेटा नागपुर में ही हमारी वर्कशॉप भी लोकेटेड है, क्या बोला, नागपुर में ही हमारी वर्कशॉप भी लोकेटेड है। यहां तो कोई प्रॉब्लम है समझने में, नहीं सर आगे चले, हाँ सर। ड्यूरिंग March 2020, KLM Limited received a proposal for printing 5,000 copies of taxation book from a renowned author, where only content, अब तो कंफर्म हो गया बेटा, where only content will be supplied by the author। ऑथर ने सिर्फ कंटेंट सप्लाई किया, और ऑथर ने अगर सिर्फ कंटेंट सप्लाई करा इसका मतलब यह है कि मैंने क्या यहां पर किया होगा, जो प्रिंटिंग हाउस है बेटा केएलएम ने क्या किया होगा, किताब छाप के दी होगी। और यहां पर बेटा प्रिंटिंग सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई बन जाएगी। इस केस के अंदर प्रिंटिंग सर्विस क्या बन जाएगी, सारे बच्चे बताओ सर, प्रिंटिंग सर्विस बन जाएगी प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल बोलो, प्रिंसिपल सप्लाई। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, बिल्कुल एज इट इज सर्कुलर से उठाकर पूछा है मालिक, बिल्कुल सर्कुलर से उठाकर पूछा है। केएलएम लिमिटेड एग्रीड टू सप्लाई द बुक्स, क्या बोला, केएलएम लिमिटेड एग्रीड टू सप्लाई द बुक्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑथर। ऑथर ने कहा साहब 2500 कॉपीज वर सप्लाइड फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर। मतलब देखो इधर से इधर वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप से फ्रंट ऑफिस जो है ना वहां भिजवा देना 2500 कॉपीज, तो वर्कशॉप से नागपुर भिजवा देना, और बाकी बची हुई 2500 कॉपीज कहां भिजवा देना, मुंबई भिजवा देना। यही बोला क्या, यही बोला होगा बेटा, देखो ये बोला ना, हाँ 2500 कॉपीज वर्कशॉप से नागपुर फ्रंट ऑफिस भिजवा देना और बाकी 2500 कॉपीज मुंबई भिजवा देना, जहां से मैं खुद कलेक्ट कर लूंगा, फ्रॉम वेयर द ऑथर कलेक्टेड बुक्स। ठीक है, हाँ ओके सर समझ में आ गया। यानी बेटा 2500 कॉपीज वर्कशॉप से नागपुर जाएंगी और बाकी बची हुई कॉपीज मुंबई जाएगी और मुंबई से ऑथर खुद कलेक्ट कर लेगा। ओके, सेटिस्फाइड विद क्वालिटी ऑफ बुक्स, बेटा बुक्स की क्वालिटी से सेटिस्फाई होकर ऑथर भाई साहब ने 10,000 पीसेस का और ऑर्डर दे दिया साहब। क्या किताब बिक रही है, वाह। ऑफ लेटर हेड, अच्छा इस बार लेटर हेड का दिया, अच्छा सॉरी इस बार किताबों का नहीं दिया। किताबों से खुश होकर उन्होंने बोला साहब हमारे लेटर हेड भी छाप दो, हमारे लेटर हेड भी छाप दो। ड्यूरिंग अप्रैल 2020 द डिजाइन एंड लोगो वॉज सप्लाइड बाय द ऑथर। बेटा पूरा का पूरा सर्कुलर से क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स, वेरी गुड। यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई किसकी हो जाएगी बेटा, प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगी गुड्स की, क्योंकि यहाँ पर लेटर हेड्स देना, एनवलप लेटर हेड्स याद है ना, वो बेचना यहाँ पर काम है। यहाँ पर लेटर हेड बिक रहा है, भले कंटेंट किसने दिया हो, प्रिंटिंग कंटेंट किसने दिया हो बेटा, रेसिपिएंट ने दिया हो, स्टिल ये क्या बनेगा, गुड्स बनेगा। और जहां पर बुक की बात होती है, मैंने क्या बताया था, भले ही पेपर दे दो, भले ही कंटेंट दे दो बेटा, प्रिंटिंग सर्विस का ही काम होता है, यानी वहां पर सर्विस ही आपकी क्या बनती है, प्रिंसिपल सप्लाई बनती है। हालांकि दोनों ही केसेस कंपोजिट सप्लाई के हैं, लेकिन वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस है, यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है। ओके, ड्यू टू दीज ऑर्डर्स केएलएम अर्नड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। केएलएम को मजे आ गए साहब, एंड डिसाइडेड कि मैं अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट दूंगा उनकी परफॉर्मेंस के लिए। अकॉर्डिंगली उसने क्या किया बेटा, एंड्रॉइड फोन गिफ्ट कर दिया 36,500 का, बहुत बढ़िया सा, टू ऑल इट्स 45 एम्प्लॉइज। बताओ 45 एम्प्लॉइज को उसने 36,500 का बेटा, जितना पैसा कमाया उतना सारा लुटा दिया, गिफ्ट कर दिया फोन 36,500 का। ठीक है, एंड्रॉइड फोन गिफ्ट कर दिया। अब मुझे बताओ बेटा वैल्यू 50,000 से कम है क्या,
हाँ सर वैल्यू 50,000 से कम है, तो क्या जीएसटी लगेगा? क्या नहीं लगेगा सर, पक्का पक्का। इन रिलेशन टू दी अबव आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, अपन को फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर करके चलने हैं। ये भी बेटा केस बेस्ड एमसीक्यू है, ये भी क्या है? केस बेस्ड एमसीक्यू। बोलो हाँ सर। अगला आ रहा है आपके पास में, सप्लाई ऑफ टैक्सेशन बुक्स बाय केएलएम लिमिटेड इज। बेटा जो सप्लाई मैंने करी है, जो सप्लाई मैंने करी है टैक्सेशन बुक्स की, अभी अभी मैंने बताया बेटा, बुक्स की सप्लाई क्या थी? कंपोजिट सप्लाई थी। और प्रिंसिपल सप्लाई किसकी थी? सर्विस की गुड्स की? सर सर्विस की। वेरी गुड बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अगला आ रहा है बेटा, सप्लाई ऑफ लेटर हेड्स बाय केएलएम लिमिटेड इज ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई, जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस की है कि गुड्स की है? सर गुड्स की है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा दोनों सर्कुलर से बहुत ही आसान, मुझे मॉक टेस्ट ही कहीं से लग नहीं रहा बेटा, सीए फाइनल का लेवल ही नहीं लग रहा, ये तो इंटर वाला बच्चा भी सॉल्व कर देगा, समझ रहे हो, ये तो इंटरमीडिएट वाला बच्चा ही सॉल्व कर देगा, क्योंकि ये तो बेटा इंटर में भी है, सप्लाई चैप्टर इंटर में भी है और ये सर्कुलर इंटर में भी अप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल्स टू एम्प्लॉइज, बेटा जो मोबाइल एम्प्लॉय को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई एज पर शेड्यूल 2 बिकॉज, गलत बात, not to be treated as deemed supply as per para 2 of schedule 1 because the value of supplies is less than, हाँ ये सही है, treated as deemed supply गलत है, treated as deemed supply गलत है। मेरे सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, क्योंकि बेटा वैल्यू जो है वो लेस देन 50,000 है, वैल्यू जो है वो लेस देन 50,000 है। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, इन रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस। ओके 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 ओके, जो वर्कशॉप से फ्रंट ऑफिस भिजवाई है उसकी टैक्सेबिलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। Transfer from workshop to Nagpur front office will be treated as stock transfer, not liable to GST. However, transfer from workshop, एक मिनट, मेरे को समझ में आ गया साहब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर आओ। मुझे सारे बच्चे बताएंगे साहब सिंगल जीएसटी था क्या? हाँ, मुझे यहाँ पर बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन बताओ आप सब लोग, रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। आप सबको पता है बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? इधर आओ, मैंने आपको डायग्राम बना के समझा रखा है ऑलरेडी दूसरी क्लासेस के अंदर। एक होता है बेटा ये और ये है एक स्टेट और ये बेटा किसी दूसरे स्टेट के अंदर है। क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन है? बोलो हाँ कि ना। हाँ, अगर बेटा आपकी दो यूनिट से अलग अलग स्टेट्स में, आपकी दो यूनिट से अलग अलग स्टेट में वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगी। क्या बोला? वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगी, वो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन डेफिनेटली बनेगी। और बेटा दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर लूंगा, देखना दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा दोनों यूनिट स्टेट के अंदर ही है, ये यूनिट भी आपके स्टेट के अंदर है और ये यूनिट भी आपके एक ही स्टेट के अंदर है। बेटा दोनों रजिस्टर्ड है, क्या डिस्टिंक्ट यूनिट बनेगी? बोलो हाँ कि ना। हाँ बेटा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट सेपरेट पर्सन, मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोला मैंने? सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स सेपरेट पर्सन, मतलब रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा तो बेटा दोनों इंसान भी अलग अलग कहलाएंगे। अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो लोग भी अलग अलग कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। स्टेट अलग अलग है, मैंने क्या बोला? स्टेट अलग अलग है तो इंसान भी अलग अलग कहलाएंगे। और बेटा जब इंसान अलग अलग कहलाएंगे तभी शेड्यूल 1 लगेगा और उसका पैरा 2 लगेगा। पराई PRAI याद करो, मैंने मेमोरी टेक्निक दी थी ना आपको, पराई PRAI, क्लॉज वाइज, पैरा वाइज, ठीक है। शेड्यूल 1 का पैरा 1 क्या होता है बेटा? P फॉर परमानेंट ट्रांसफर, R फॉर रिलेटेड पर्सन, A फॉर एजेंसी, I फॉर इंपोर्ट। हाँ सर ये देखो ये रहा PRAI, वापस आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने बहुत बार डिस्कस करी है बेटा क्लासेस के अंदर। PRAI, ठीक है। ये है बेटा पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। तो आप पैरा का रेफरेंस भी दे सकते हो। और मैं यहां पर इस पैरा की बात कर रहा हूं बेटा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। और अभी अभी मैंने बताया डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है तो डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा, और डिफरेंट स्टेट में है तो डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा। तो यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन कब बनेगा? क्या यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि सिंगल जीएसटी है ना। पहली चीज, दोनों बेटा ये नागपुर और मुंबई, क्या बोला? मुंबई और नागपुर अलग अलग रजिस्टर्ड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अलग अलग स्टेट में भी नहीं है। तो बेटा सिंगल स्टेट में अगर है और वर्कशॉप से चाहे सामान नागपुर चाहे, वर्कशॉप से जाए सामान मुंबई चाहे, क्या बोला? चाहे नागपुर चाहे मुंबई जाए, क्या ये सप्लाई बनेगा? ये सप्लाई नहीं बनेगा, दोनों ही केसेस में सप्लाई नहीं बनेगा। सप्लाई इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन यहां पर बेटा नहीं है। ओके, तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन है जो कह रहा है सप्लाई नहीं बनेगा। ये तो कह रहा है बेटा सप्लाई बनेगा, ट्रीटेड एज सप्लाई, स्टॉक ट्रांसफर। डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बेटा, लायबल टू जीएसटी। ट्रांसफर फ्रॉम द वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड मुंबई फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक ट्रांसफर, नॉट लायबल टू जीएसटी। बेटा जीएसटी के लिए लायबल नहीं है क्योंकि सप्लाई ही नहीं बनेगा। हाँ स्टॉक ट्रांसफर तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, स्टॉक आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर तो कहलाएगा बेटा, कुछ तो बोलेंगे ना, स्टॉक ट्रांसफर ही तो बोलेंगे। लेकिन क्या लायबल टू जीएसटी? क्या सप्लाई बनेगा? सप्लाई नहीं बनेगा बेटा, सप्लाई ही नहीं बनेगा तो जीएसटी ही नहीं लगेगा। यहां तो कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। हाँ सर, ये तो ऑप्शन डी था,
चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैंने बता दिया सप्लाई नहीं है तो आप तो ये ढूंढो कौन सा सप्लाई नहीं है, बाकी पढ़कर कंफ्यूज ही नहीं होना। अगर अपन को 100% कॉन्फिडेंस है कि आंसर यही वाला ऑप्शन है बेटा, तो उस वाले ऑप्शन को ढूंढो चारों में से कौन सा है और टिक कर दो। अगर 100% कॉन्फिडेंस है, नहीं है तो फिर चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके। Bomesh Mukherjee and Sons, a registered person located in the state of West Bengal, is engaged in the supply of taxable goods. Okay. He desires to take part in the trade fair to be held in state of Gujarat for supply. बेटा ट्रेड फेयर में जाना है। मैं बोर हो चुका हूं ये क्वेश्चन करा करा के, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, याद करो यार, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं आपको एमसीक्यू वाले के अंदर। ये केवल 2 क्वेश्चन थे बेटा, कौन से वाले? ये 2 क्वेश्चन जो नए थे आपके पास, जो केस बेस्ड थे। एक ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और एक बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी अपन ने करा। बाकी ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसका आंसर है बेटा कंपोज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। याद करो सेक्शन नंबर 27। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है बेटा पार्टिसिपेट करने, तो वहां पर उसे कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगला आ रहा है बेटा आपके पास ऑफिस से, क्या आ रहा है? A person purchases new battery in exchange of all battery and balance payment of 3500 in money. The price of the new battery without exchange is 15,000 rupees. बेटा ये रूल नंबर 27 आ रहा है, वैल्यूएशन चैप्टर से याद करो। रूल नंबर 27 क्या बोलता है? सबसे पहले अगर आपको नई वैल्यू दे रखी है, नई वैल्यू दे रखी है तो नई वैल्यू ही ली जाएगी। अगर नहीं दे रखी है तो कंबाइंड वैल्यू ली जाएगी, जितना पैसा दिया वो प्लस ओल्ड वाले की जो थी वो भी नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे बेटा? लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और वो भी नहीं दे रखी है तो 31 32 रूल में जाएंगे। ये बोलता है सीक्वेंस दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दी सप्लाई। ओपन मार्केट वैल्यू सप्लाई की 15,000 है, तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000। अगर 15,000 नहीं दे रखा होता तो ओल्ड बैटरी की जो वैल्यू है वो प्लस 3500 जोड़ता मैं, ये ए ऑप्शन करेक्ट होता। अगर मुझे ऑप्शन 15,000 नहीं दे रखा होता तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? ए ऑप्शन करेक्ट होता। रूल नंबर 27 ऐसा बोलता है। अगले क्वेश्चन पे चले सर। हाँ, काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड। बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। ये सारे क्वेश्चन इन्होंने अपने एमसीक्यू वाली बुकलेट से उठा के डाल दिए। इंस्टीट्यूट ने जो सैंपल एमसीक्यू इशू करे ना, सैंपल एमसीक्यू, उसके ऊपर 4 लेक्चर बनाकर मैंने डाल दिए। चारों लेक्चर्स के अंदर मैंने सारे के सारे एमसीक्यू कवर कर दिए जितने भी हैं उसके अंदर। ठीक है? हाँ सर। बेटा तकरीबन 80 90 100 एमसीक्यूज वहां पर हैं, वो 100 के 100 एमसीक्यूज मैंने आपको करवा रखे हैं। जितने भी 80 हैं या 100 है देख लेना आप। पांचवा क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, काउंटरवेलिंग ड्यूटी वाला, चाहे बेटा इसके ऊपर वाला हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर ऑलरेडी है, वहीं से कॉपी करके इन्होंने डाले। कब नहीं लगता बेटा? जब सब्सिडी ड्यूटी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने के लिए हो, डोमेस्टिक गुड्स की 12 बजाने के लिए हो, और बेटा सभी को नहीं, किसी एक को, कुछ लिमिटेड लोगों को दी जा रही हो। यानी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है? यहाँ लिमिटेड लोगों को दी जाती तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। बेटा सबको दे रहे तो फिर थोड़ा ना बोल सकते हैं कि यहाँ पर पर्पज नुकसान पहुंचाना होगा, इसलिए यहाँ पर अपन काउंटरवेलिंग ड्यूटी 9 में नहीं लगा सकते। एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा कैसे कैलकुलेट की जाती है? मैं बोर हो गया बेटा, ये पिछले 3 अटेम्प्ट से बेटा, ये नवंबर 19 में भी था, उसके बाद में मई 20 में भी था, और उसके बाद में बेटा अब ये नवंबर 20 में भी आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट पिछले 3 अटेम्प्ट से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। मुझे बताओ क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? बेटा जो नुकसान आपको हो रहा है और जो डंपिंग उन्होंने करी, अगर डंपिंग ज्यादा कर रखी है, नुकसान कम हो रहा है, तो मैं तो नुकसान जितने ही पकड़ूंगा ना, भले ही डंपिंग ज्यादा कर रखी हो। और बेटा जब डंपिंग ही कम कर रखी है, भले ही नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो बेटा डंपिंग से ज्यादा तो लगा ही नहीं सकता। भले ही नुकसान ज्यादा हो रहा है, वो आपकी गलती है। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में माल महंगा बन रहा है, तो उसमें बेचारे वो दूसरा देश क्या करेगा जो डंपिंग कर रहा है? वो तो जितनी डंपिंग कर रहा है मैं तो उतनी ही ड्यूटी लगा सकता हूँ। ठीक है? तो लोअर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग या इंजरी मार्जिन, दोनों में से जो भी लोअर है। अगर वो लोअर है तो वो, और ये लोअर है तो ये। ठीक है? इंडिया वाला जो अपना इंजरी मार्जिन है ये कम है तो ये लगेगा, और अगर वो कम है तो मतलब जो मार्जिन ऑफ डंपिंग है तो वो लगेगा। पक्का? हाँ सर पक्का। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा? इसको मिटा दूं? हाँ सर इसको मिटा दो आप। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। इसमें से कौन सा सप्लाई नहीं बनेगा? ए भगवान, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं मैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला, आर्किटेक्चरल सर्विस वाला। बेटा देखो मेरे को तो ऑप्शन ही याद हो गया होगा, मेरे को तो ऑप्शन ही याद हो गया। देखो बेटा यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। हाँ सर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो बेटा ये तो बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना 7(1)(b क्या बोलता है? अगर विद कंसिडरेशन है तो भले इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो चाहे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो, ऑलवेज सप्लाई बनेगा अगर इंपोर्ट पर कंसिडरेशन जा रहा है तो। दूसरा आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ अब जाना पड़ेगा कहां पर? शेड्यूल 1 में देखना पड़ेगा रिलेटेड पर्सन है कि हाँ, तो ये भी सप्लाई बन जाएगा। मेरे से पूछ रहा है कौन सा सप्लाई नहीं बनेगा, ध्यान रखना। मेरे से वो पूछ रहा है बेटा कौन सा सप्लाई नहीं बनेगा, नॉट, ये नहीं पूछ रहा कौन सा सप्लाई बनेगा। ये ऑप्शन आ रहा है बेटा अनरिलेटेड पर्सन। अगर बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या बोला मैंने? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनरिलेटेड पर्सन से है, यानी विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में जाएंगे। शेड्यूल 1 रिलेटेड पर्सन की बात करता है, अनरिलेटेड की बात नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
कोई दिक्कत नहीं सर। अगला और आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डन द फॉलोइंग एक्ट, इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड। बेटा अगर टैक्सेबल पर्सन इनमें से कोई भी एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन ऑर्डर किया जा सकता है। सेक्शन बताओ बच्चे कौन सा है। सेक्शन आपको होमवर्क है, मैं इस बार सेक्शन नहीं बताऊंगा, हर बार मैं सेक्शन बताता हूँ। कमेंट करके सेक्शन बताओ। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो यार, आपको वीडियो अच्छा लगता है कमेंट तो करना चाहिए ना, फिर आ जाओ। अरे डांट नहीं रहा हूँ यार, सिर्फ बोल रहा हूँ। इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डन द फॉलोइंग, बेटा अगर गुड्स को छुपाओगे, ट्रांजेक्शन को छुपाओगे, आईटीसी अवेल करोगे, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, याद करो। ऐसे बोला था ना मैंने, क्या बोला था, ट्रांजेक्शन को छुपाओगे, गुड्स को छुपाओगे, आईटीसी अवेल करोगे फर्जी तरीके से। समझ रहे हो, आईटीसी लो मना नहीं है, लेकिन आईटीसी ज्यादा नहीं लेना है, इन एलिजिबल आईटीसी नहीं लेना है। तीनों करोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपके अगेंस्ट इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तीनों ही यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बेटा। टैक्सेबल इवेंट कस्टम एक्ट के अंदर पहले ही बोला मैंने, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है बेटा, सप्लाई नहीं होता है। सप्लाई और सेल बेटा अपने कहा जीएसटी में होता है, और मैन्युफैक्चर बेटा एक्साइज में होता है। तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ। अब एक काम करो बेटा,